नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए जो एसएससी जीडी का सफल बैच की सीरीज़ चल रही थी और उसमें विधि वर्ष जो कोर्स कराया जा रहा था, आज हम फिर से एक नई क्लास के साथ में हाजिर हैं और उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक बच्चों रहने वाला है, आज की क्लास वो संविधान। और क्लास नंबर जो आज आपकी रहने वाली है, क्लास नंबर कितनी है? 5। ठीक है, क्लास नंबर आपकी कितनी है? 5 आप देख सकते हो। और इसमें हम लोग बात करेंगे भाग 5 और किसके बारे में बताता? कार्यपालिका, जो कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 78 तक। तो आज हम लोग भाग 5 को लेकर के बात करेंगे जिसका नाम है कार्यपालिका। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कार्यपालिका के 5 अंग होते हैं। तो 5 अंग में कौन कौन से? एक आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अगला कौन है? महान्यायवादी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तब भी आपको आंसर देना। आपका कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका के अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका के अंग कितने होते? 5। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, पूछ सकता है कार्यपालिका के अंग कितने हैं। ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप लोग ये विशेष ध्यान रखना। तो आज की क्लास जो हमारी बच्चों आधारित होगी राष्ट्र के पति को लेकर, यानी राष्ट्रपति को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति को लेकर के। ठीक है, तो आप विशेष ध्यान दो। आर्टिकल जो 52 है ये क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 में हमें किसका उल्लेख मिलता है? राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल 52 में हमारा क्या रहेगा? राष्ट्रपति, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। अगला हम लोग बात करें अनुच्छेद 53। ये बच्चों क्या कहता है? ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब ये हो गया, यानी जितने भी केंद्र में कार्य किए जाएंगे वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। वही देखो बच्चों लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी कि जितने भी काम किए जाएंगे वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और ये नहीं होगा कि राष्ट्रपति के पास में कोई ऊपर से शक्ति अंदर आ गई। ठीक है, तो संघ के कार्यपालिका शक्ति लिखा हुआ, तो यानी जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सभी के सभी किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक, अगला हम लोग बात करें, अगला हमारा कौन सा? अनुच्छेद 54। क्या लिखा हुआ? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो इसमें निर्वाचन में लिखा राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 क्या होते हैं? अनुमोदक होते हैं। अब प्रस्तावक और अनुमोदक का मतलब क्या हो गया बच्चों? जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ तो 100 सांसद 100 विधायकों की जरूरत पड़ती है, 100 सांसद या 100 विधायक। तो कोई व्यक्ति गया संसद में, ठीक है, और उसने कहा ये हमारा व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो वहाँ पर जो आयोग है, जो भी है, वो आपसे पूछेगा 50 पहले वो लोग तो लाइए जो आपके समर्थन में है। तो ये 50 लोग जाएंगे बच्चों प्रस्तावक वाले, और एक कॉपी पेन होगा, उसी में इनके विधिवत 1 2 3 ऐसे 50 के नाम लिखेंगे। अब जब फिर कहा जाएगा, आयोग कहेगा, निर्वाचन कहेगा नहीं 50 तो चलो ठीक आपके आ गए, अब 50 वो लोग लाइए जो इनका समर्थन करें, अनुमोदन करें। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? 50 अनुमोदक। और ऐसे देखो टोटल कितने लोगों का समर्थन हो गया? 100 लोगों का। तो 100 सांसद या विधायक जिसके समर्थन में हो गए वो व्यक्ति का क्या बना दिया जाएगा? राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। तो प्रस्तावक का मतलब वहाँ पर जाएं और 50 लोग हस्ताक्षर
हस्ताक्षर करें और कहें ये हमारा व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, और अनुमोदक का मतलब उनका समर्थन कर दे। ऐसे कितने टोटल 100 लोग। अगला लिखा हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो बच्चों देखो, निर्वाचित और मनोनीत में आखिर अंतर क्या होता है? निर्वाचित जो होते हैं वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा आते हैं, और मनोनीत किसी व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। जैसे मैं कहूँ आज से ए नाम का व्यक्ति कैप्टन होगा क्लास का, तो ये मनोनीत हो गया। और जब मैं बोलूँ कितने लोग सहमत हो, अपनी अपनी वोटिंग करो कि ये ए नाम का व्यक्ति कैप्टन बनेगा, तो वो चुनाव प्रक्रिया के द्वारा हो गया, तो निर्वाचित हो गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखो, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित, और जहाँ जहाँ राज्य विधानसभाएं उसके निर्वाचित, और केंद्र शासित प्रधान सभाओं के हुए निर्वाचित, ये सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें कौन से भाग नहीं लेते हैं? मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो आप विशेष ध्यान रखना, निर्वाचित भाग लेंगे लेकिन मनोनीत भाग नहीं लेंगे। ठीक है। अगला बात करें, अनुच्छेद 55 क्या कहता है? निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है। अब निर्वाचन की प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता अप्रत्यक्ष हुआ एकल संकड़ी मत प्रणाली द्वारा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता अप्रत्यक्ष होता। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता वोट तो करती लेकिन डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं देती है। जनता वोट करती सांसद और विधायक को, यानी वोट आपकी का है लेकिन वो सांसद और विधायक के थ्रू होकर के जाता है, तो अप्रत्यक्ष हो गया। यानी डायरेक्ट राष्ट्रपति को जनता वोट नहीं करती है, सांसद और विधायक को वोट करती है, और ये लोग मिलकर के किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति। और दूसरा एकल संकड़ी मत प्रणाली के द्वारा। तो इसमें वरीयता के क्रम में वोटिंग ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों को जब जॉब लगती है तो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, पहली ज्वाइनिंग कहाँ चाहिए, दूसरी कहाँ चाहिए, तीसरी। तो उसमें मिलता एक ही है आपको, राज्य या जिला। जैसे आपको औरैया जिला भरा, इटावा भरा, आगरा आपने भरा, तो कोई एक ही जिला मिलेगा, 3 नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके पास 3 चॉइस थे। ऐसी इसमें भी होता, अगर 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो ए वाला व्यक्ति जीतना चाहिए, 2 व्यक्ति या दूसरा जीतना चाहिए। इसी प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? एकल संकड़ी मत प्रणाली। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 56। ये किस है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का बच्चों कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण की तिथि से कितना? 5 वर्ष। यानी जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे वहां से कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष। राष्ट्रपति यहाँ पर बच्चों अपना होगा, अपना त्याग पद उपराष्ट्रपति को देते हैं, जिसकी सर्वप्रथम सूचना उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। यानी राष्ट्रपति जब कभी भी अपना त्याग पद देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति के द्वारा ये पहली जो सूचना दी जाएगी वो लोकसभा अध्यक्ष को क्या दी जाएगी, क्योंकि लोकसभा लोगों की सभा है। और जैसे ही वहां पर सूचना पहुंचेगी पूरे भारत में खबर आ जाएगी कि राष्ट्रपति के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया है। क्लियर? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सबसे पहले सूचना लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान करता है या देता है। अगला अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है अपने यहाँ, तो वो दोबारा से बने, चौथीबारा से बने, ऐसी कोई लिमिट नहीं, ऐसी कोई सीमा नहीं, वो दोबारा से भी निर्वाचन का क्या होगा? पात्र होगा। तो वही लिखा हुआ, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है तो वह पुनर्निर्वाचन का क्या होगा? पात्र होगा। तो अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो वो दोबारा से भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं बच्चों क्या होती हैं? योग्यताओं में बात करें वह भारत का नागरिक हो, तो यानी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। क्या कोई विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं, विदेशी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर आता है अपने देश में और नागरिकता अपने देश की ग्रहण कर लेता है तो फिर वो राष्ट्रपति बन सकता है, डायरेक्ट नहीं बन सकता है। अपने देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा।
आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कि सरकारी पद पर ना हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एसपी है तो पहले पद से इस्तीफा देना होगा, लाभ का पद है। अगर कोई व्यक्ति दरोगा है तो पहले पद से इस्तीफा देना होगा, फिर चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब है। पागल तथा दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से नीचे तक कर्ज में डूबा ना हो और कर्ज बचाने की स्थिति में ना हो, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा का क्या सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और देखो, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता तो उसे जमानत राशि 15,000 रुपए की जमा करनी होती। कहाँ पर? आरबीआई में। ठीक है, जमानत राशि जमा करनी होती 15,000 की। कहाँ पर? आरबीआई में। लेकिन ये जमानत राशि जब्त भी हो जाएगी। कैसे? ठीक है, कुल अगर वैध मतों का 1/6 मत अगर नहीं मिले तो जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। जितने भी वैध मत हैं उसके 1/6 अगर मत नहीं प्राप्त हुए वैध मतों का तो वो 15,000 रुपये क्या कर लिए जाएंगे? जब्त कर लिए जाएंगे। अगला बच्चों है हमारा अनुच्छेद 59। ये क्या है? राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान क्या? रिक्त माना जाएगा। तो राष्ट्रपति संसद और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और अगर वो है तो उसका स्थान निर्वाचन की तिथि से क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। अगला अनुच्छेद 60। ये बच्चों बहुत आता है अनुच्छेद 60 एग्जाम में। क्या है? राष्ट्रपति को शपथ। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या शपथ दिलाते, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मान लेते मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो वहां पर जो पहले नंबर का होगा उनसे वरिष्ठ होगा वो शपथ दिलाएगा। मान लेते हुए नहीं है तो उनके बाद जो दूसरे नंबर का होगा वो शपथ दिलाएगा। और शपथ क्या दिलाते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राष्ट्रपति का शपथ समारोह इन्हीं शब्दों से शुरू होता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं या अमुक ईश्वर की क्या लेता हूँ? शपथ। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, और अगर वो नहीं है तो उसमें कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो अनुच्छेद 60 शपथ के बारे में बताता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, मतलब कि राष्ट्रपति को अपने पद से क्या हटाना राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। तो जब कभी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो 14 दिन पूर्व क्या दी जाती है? सूचना। और जो सदन लगाएगा उसके 1/4 सदस्यों के क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। जैसे लोकसभा ने लगाई तो लोकसभा में 550 सदस्य हैं, और 550 का हम लोग कितना निकाल लेंगे? 1/4 निकाल लेंगे, और जितने भी सदस्य आएंगे वो 1/4 सदस्य क्या कर देंगे? हस्ताक्षर कर देंगे। और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बता दिया जाएगा कि आपके महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा रही। फिर वो क्या करेगा? 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा, और महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, तो आप देख लो, जब कभी भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा तो 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। जो भी सदन लाएगा उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, और फिर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। और देखो, राष्ट्रपति को जब महाभियोग से हटाया जाता है तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब चुनाव था तो केवल निर्वाचित, अभी मैंने बताया हुआ था, तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य क्या लेते हैं? भाग लेते। आगे बच्चों हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका क्या? 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त। तो आपको पता है अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, महाभियोग की प्रक्रिया रख जाए, तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, और फिर कब लग? 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो आप देख ले सकते हो, मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग के कारण पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। तो इसका मतलब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। लेकिन 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला राष्ट्रपति का वेतन। तो वेतन की हम लोग बच्चों बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन कितना, 5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख रुपए प्रति माह। और ये किस निधि से आता है, संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। ठीक है। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है, तो गणपूर्ति या कोरम 1/10वां भाग होता है। मतलब कि संसद की कार्यकारिणी बैठक के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। जैसे इसको आप ऐसे समझो, जैसे हम लोग बात करें लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 550 हैं, इसका 1/10 निकालेंगे तो आप बताओ कितना आ जाएगा, 55 बच्चों आ जाएगा। तो जब तक लोकसभा में 55 सदस्य नहीं होंगे तब तक लोकसभा की बैठक नहीं होगी। अगर 54 भी हुए तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी, अगर एक भी कम हुआ तब भी बैठक क्या कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी। तो लोकसभा का कोरम कितना हो गया, 55 हो गया। मान लेते राज्यसभा है तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, इसका 1/10 निकालोगे तो राज्यसभा में जब तक 25 लोग नहीं आएंगे तब तक की बैठक नहीं होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। आगे बच्चों हम लोग बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के बात कर लेते हैं। तो पहली आपकी शक्ति है प्रशासनिक शक्ति, दूसरी हमारी है सैन्य शक्ति, तीसरी कौन सी है, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, और अगली है वीटो शक्ति, आपातकालीन शक्ति और अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, ये आपकी कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति को लेकर के। इनमें से कुछ हम लोगों को देखना है कौन कौन सी वो है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो प्रशासनिक शक्ति है। प्रशासनिक ये क्या है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। एक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा उसे हटाने की शक्ति प्राप्त है। मतलब कि राष्ट्रपति की प्रशासनिक जो शक्ति है ये सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि देश के जितने भी उच्च अधिकारी हैं इनको ये नियुक्ति भी कर सकता है राष्ट्रपति और इनको पद से हटा भी सकता है। इसलिए राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति सबसे बड़ी और प्रमुख शक्ति मानी जाती है। क्लियर? अब किन किन अधिकारियों की नियुक्ति और हटाएगा, तो भारत का प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिपरिषद इनकी नियुक्ति भी करेगा और इनको क्या पद से हटा भी देगा। भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का प्रथम विधि अधिकारी या भारत का कानूनी सलाहकार। ठीक है। अगला कैग जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, इनकी नियुक्ति भी कर सकता है और इनको क्या हटा भी सकता है, कैग। और आगे देखो बात करते हैं बच्चों, तो और किसकी नियुक्ति करेगा, उच्चतम न्यायालय तथा सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति भी करेगा राष्ट्रपति और इनको अपने पद से हटा भी सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, सभी राज्यों के राज्यपाल इनकी नियुक्ति भी करेगा और राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के क्या अध्यक्ष। तो संघ लोक सेवा यूपीएससी जो है उस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करेगा और इनको पद से हटा भी सकता है। इसलिए राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी मानी जाती है। और एक और है बच्चों वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और इनको वो पद से हटा भी सकता है। तो आप देख सकते हो प्रशासनिक शक्ति का कितना बड़ा रोल है, इसलिए ये महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख मानी जाती है प्रशासनिक शक्ति। क्लियर?
आगे हम लोग बात करते हैं तो बच्चों अगला है हमारा सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति तो राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे किसी भी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाएं मतलब जल, थल और वायु, इनका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की यह शक्ति वास्तविक शक्ति ना होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, अगली हमारी शक्ति है वित्तीय शक्ति। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो, देखो कोई विधेयक या बिल धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और जब धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तो आप देख सकते हो राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली जाती है। ठीक है, इसके बाद लोकसभा में जाता है और वहाँ पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो धन विधेयक के संबंध में अंतिम जो निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। कोई भी अनुदान चाहिए, कुछ भी धन चाहिए, रुपए चाहिए, तो वो तभी मिलेगा राष्ट्रपति सिफारिश जब करेगा। ठीक है, केंद्र व राज्य सरकार के मध्य राजस्व वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। एक वित्त आयोग होता है जिसका उल्लेख 280 में मिलता है। तो केंद्र और राज्य में कर या टैक्स का वितरण किस प्रकार हो, इसीलिए इसका 5 वर्ष में गठन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वित्त आयोग कहते हैं, वित्त आयोग कहते हैं। अगला राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद आर्टिकल 71 में है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा तथा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, अगर कभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न हो जाता, विवाद की स्थिति आ जाती है, तो इस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है और सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय माना जाएगा। आर्टिकल 71 में बच्चों ये बात बोली गई है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति उन सभी मामले में करेगा जहां पर अपराधी को मृत्यु दंड प्रदान किया गया हो। मतलब कि क्या हो गया? आर्टिकल 72 ये कहता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई है तो पूरे देश में, पूरे भारत देश में केवल और केवल राष्ट्रपति के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी की फांसी की सजा रुकवा नहीं सकता है। केवल राष्ट्रपति को एक ऐसा अधिकार है जो किसी के फांसी की सजा को क्या रुकवा सकता है। इसलिए आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ठीक है, तो पूरे भारत में राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति है जो किसी की फांसी की सजा रुकवा सकते हैं। अगला बच्चों बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति किस आर्टिकल में? 111। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये बहुत आता है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो, अब वीटो क्या होती है? संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति इसमें अपनी सहमति देते हैं और उनके पास 3 विकल्प होते हैं। मतलब कि कोई कानून बना, कानून विधेयक है, कानून राष्ट्रपति के पास गया, विधेयक के रूप में होगा, और जैसे ही राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देते हैं वही कानून क्या कहलाने लगता है? अधिनियम कहलाने लगता है। तो कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो 3 विकल्प होते हैं। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। मतलब कि कोई विधेयक पास होने के पास जब राष्ट्रपति पर गया तो अब उन्होंने अपनी स्वीकृति देगी, अधिनियम बन गया। ठीक है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। अब मान लेते कोई कानून राष्ट्रपति के पास होने गया तो उन्होंने कुछ अनुमति नहीं दी, अपने पास सुरक्षित रखे हैं, तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? उस विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अपने यहाँ ऐसी कोई लिमिट नहीं, 1 वर्ष रख सकते हैं, 2 वर्ष, कब तक रखे कोई सीमा नहीं है।
या तीसरा, वह विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति के पास कोई कानून सिग्नेचर या पास होने के लिए आया और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं इसमें ये बात नहीं सही है, तो वो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करें, पुनर्विचार करेंगे। आप देख सकते हो राष्ट्रपति की यही शक्ति क्या कहलाती है, वीटो शक्ति, जो आर्टिकल 111 में विधेयक और कानून से संबंधित वीटो शक्ति। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अध्यादेश की जारी करने की शक्ति आर्टिकल 1, 2, 3 में है, और ये भी बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है। अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान है जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का जीवन काल सदन की बैठक से 6 सप्ताह तक रहता है। अब आप समझो इसको क्या मामला है, मतलब कि जब संसद में ना तो सत्र ना चल रहा हो, ना तो लोकसभा की बैठक हो और ना ही राज्यसभा की, और कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिस पर तुरंत कार्रवाई करना है, तुरंत एक्शन लेना है, यही तुरंत कार्रवाई करने और तुरंत एक्शन लेने की शक्ति अध्यादेश कहलाती है। और जैसे ही दोनों सदनों की बैठक होगी तो उन दोनों सदनों को कितने 6 सप्ताह के अंदर उसको क्या मंजूरी देनी होगी अध्यादेश को। अगर 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर मंजूरी नहीं दी तो अध्यादेश का जीवन काल क्या समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सदन की बैठक से 6 सप्ताह तक अध्यादेश का जीवन काल रहता है। अगर सदनों के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई तो अध्यादेश का जीवन काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी को अध्यादेश हम लोग कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन, सबसे पहला राष्ट्रीय आपात, और देखो आर्टिकल 352 3 कारण क्या है, किसी के साथ युद्ध हो जाए, कोई बाहरी आक्रमण कर दे, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ये 3 कारण है आपके राष्ट्रीय आपात लगने के। सशस्त्र विद्रोह का मतलब देश की जनता चाकू, छुरी, तलवार लेकर रोड पर उतर आए, एक दूसरे को मारने लगे, तब उस स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगेगा। कैसे लगेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा। और आप देखिए इसे 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष सहमति प्रदान करने पर राष्ट्रीय आपात जारी होता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय आपात क्या होगा, लगाया जाएगा देश में, तो संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा राज्यसभा में रखा जाएगा और दोनों सदन 1 माह के अंदर अलग अलग अनुमति देंगे, तभी बच्चों राष्ट्रीय आपात आपका क्या लग पाएगा। लेकिन अगर उस समय लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाएगी, लेकिन लोकसभा के पुनर्गठन पर 30 दिन के भीतर प्रस्ताव को मंजूरी मिलना आवश्यक है, अन्यथा प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। लोकसभा क्या भंग हो जाती है, अगर उस समय लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा अनुमति दे देगी, लेकिन जैसे ही लोकसभा की बैठक होगी तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना, अनुमति देना लोकसभा को, नहीं तो ये राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा। क्लियर बच्चों, राष्ट्रीय आपात इसकी अवधि क्या होती, प्रारंभ में ये 6 माह के लिए लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात, लेकिन संसद द्वारा विशेष बहुमति मिलने पर अधिकतम अनिश्चित काल तक रहता है। तो प्रारंभ में 6 माह तक, अधिकतम अनिश्चित काल तक। राष्ट्रपति जब चाहेगा तो इसकी घोषणा, इसे वापस कर सकता है और घोषणा ले सकता है। और जब कभी देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और अभी तक कब लगा था, 1962 में चीन आक्रमण, ठीक है, 1971-77 में पाकिस्तान आक्रमण, 1975-77 में आंतरिक अशांति। तो अभी तक बच्चों इतनी बार ये आपका लगा हुआ है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तो विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। अब राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है जरा देखते हैं। यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राज्यपाल की प्रतिवेदन पर राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है।
तो मतलब ये हो गया, कोई भी राज्य जहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और वो राज्य संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो उस राज्य का राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और उसके प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट देना, और उसी रिपोर्ट पर ही क्या लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और जब ये जारी किया जाएगा तो 2 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदन अलग अलग जब मंजूरी देंगे, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग मंजूरी दी जाएगी, तब हमारा राष्ट्रपति शासन लगेगा। मतलब कि 2 माह का समय रहेगा, लोकसभा भी पास करे और राज्यसभा भी पास करे, तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इसका समय क्या है, तो प्रारंभ में ये 6 माह तक और अधिकतम कितना रहता है, 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक क्लियर हो गया बच्चों। इसका प्रभाव क्या रहता है, राज्य की शक्तियाँ व कार्य राष्ट्रपति अपने अंडर में ले लेते हैं, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद को भंग कर देता तथा राष्ट्रपति राज्य के कार्य को करने का अधिकार संसद को दे देते हैं। तो जब कभी भी ये राष्ट्रपति शासन लगता है तो जितनी भी राज्य की शक्तियाँ कार्य होती है वो राष्ट्रपति अपने अंडर ले लेता है और मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है, और राष्ट्रपति राज्य के कार्य को करने का अधिकार किसे दे सकता है, संसद को दे सकता है। तो ये इसके कुछ क्या प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। अगला वित्तीय आपात, तो देश में आर्टिकल 360 में है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें भारत अथवा उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायी संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की क्या कर सकता है, घोषणा। वित्तीय आपात का मतलब कहीं बैंक दिवालिया हो जाए, धन की समस्या हो जाए, देश कंगाल हो रहा है, तो उसमें उस समय क्या लगेगा, वित्तीय आपात लगेगा, वित्तीय आपात। और इसे देखो 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाएगा और प्रारंभ में ये 6 माह के लिए और अधिकतम कब तक रहता है, अनिश्चित काल तक रहता है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात ठीक है बच्चों। तो ये आपकी देखा आप लोगों ने राष्ट्रपति की आज की क्लास, और आप लोगों ने राष्ट्रपति में सभी चीज़ों को देखा और समझा। कल की हम लोग क्लास में बात करेंगे प्रधानमंत्री को लेकर के और प्रधानमंत्री के साथ साथ उपराष्ट्रपति को लेकर के। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है और आपको मज़ा आया है और राष्ट्रपति अच्छे से आप लोगों ने समझा है, और जो भी क्वेश्चन हो राष्ट्रपति को लेकर आप लोग कमेंट करना, मैं आपके कमेंट में आंसर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय हिंद।